तो आज का जो है वो कुछ अलग है, इंटरेस्टिंग है। और हम समझते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है आज का। आज हमारा तीसरा सत्र है और इसमें हम तथ्यों का एकत्रण और व्यवस्थापन, जो हमने बात किया था, उसी से उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कायदे से कल का और आज का वो एक होना चाहिए, लेकिन एक अगर हो तो समय ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने इसको दो भाग में किया हुआ है। वैसे अगर आप देखेंगे तो कल का और आज का एक साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। मैं ऐसा बोलूंगा कि जिनके सामने कल का पीडीएफ है, तो कल का पीडीएफ भी सामने रखें और आज का पीडीएफ भी सामने रखें। दोनों में काफी गहरा संबंध दिखेगा आपको। कल कुछ बातें आप लोगों ने कही थी, कुछ प्रश्न आपने किए थे, उसके उत्तर आज आपको आज के सत्र में मिल जाएंगे। तो पंचांग में संदर्भ के लिए स्थानीय समय की गणना करने में मुख्य रूप से विशिष्ट स्थान के देशांतर के आधार पर मानक समय को समायोजित करना और पंचांग की समय गणना प्रणाली को समझना शामिल है, जो अक्सर सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। कल हम अंत में जो बात कर रहे थे कि पंचांग जो है वो किसी एक स्थान के अनुसार दिया हुआ रहता है। पंचांग में जो समय रहता है वो एक भारत का जो समय है उसके अनुसार होता है। तो भारत का समय जो है वो हम जानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके अनुसार होता है। तो वो समय क्या है, उसका आधार क्या है, वो भी हम बात करेंगे। और उसके आधार पर जब हम अपने स्थान के लिए गणना करेंगे तो उसका आधार कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी बातें हम आज समझेंगे, जिसके ऊपर हमने कल थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया था। तो पंचांग में सबसे पहले जो है हमको ये देखना है कि पंचांग में समय गणना करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चरण है। तो उसको थोड़ा समझेंगे। पंचांग की समय गणना को समझने के लिए एक पंचांग आमतौर पर सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक दिन की गणना करता है। पंचांग में जो दिन, एक तिथि जो होता है वो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का होता है। पहले दिन हमने बताया था कि तिथि तीन प्रकार के होते हैं, एक चंद्र तिथि होता है, एक सौर तिथि होता है, और एक नक्षत्र तिथि होता है। तो जो हमारा जो कैलेंडर होता है, किसी भी सिस्टम से कैलेंडर हो, अंग्रेजी सिस्टम से हो या भारतीय प्रणाली से हो, उसका जो कैलेंडर की तिथि और उसके आधार पर जो समय की गणना, उसका आधार तो एक ही होता है, लेकिन किस किस समय से किस समय तक उस तिथि को गिना जाता है वो अलग अलग होता है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में रात के 12 बजे दिनांक बदलता है, तारीख बदलती है, डेट बदलता है। लेकिन हमारे भारतीय कैलेंडर में तिथि जो है वो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होता है। सूर्योदय के साथ नया दिन शुरू होता है, उसके पहले नया दिन शुरू नहीं होता है। जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में अगर हम देखेंगे तो नया दिन जो है रात में ही शुरू हो जाता है, रात के 12 बजे नया दिन। क्योंकि एक तिथि को हम एक दिन कहते हैं, एक दिनांक को हम एक दिन कहते हैं, जो 24 घंटे का होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रात के 12 बजे से अगले रात के 12 बजे, या दोपहर के 12 बजे से अगले दोपहर के 12 बजे के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 24 घंटे का होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय का, या सूर्यास्त से अगले सूर्यास्त का, या चंद्रोदय से अगले चंद्रोदय का, या चंद्रास्त से अगले चंद्रास्त का, या एक नक्षत्र में प्रवेश करने से और उस नक्षत्र से निर्गमन का, चाहे वो सूर्य के बारे में हो या चंद्र के बारे में हो। यहाँ पे तिथि के लिए चंद्र के आधार पर तिथि को लिया जाता है, नक्षत्र तिथि का मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे चंद्र जब एक नक्षत्र में प्रवेश करता है
उस समय से, उस नक्षत्र में रहने के बाद जब उस नक्षत्र से निर्गमन होता है और अगले नक्षत्र में प्रवेश होता है, वो समय तक का जो अंतराल है, उसको एक नक्षत्र तिथि माना जाता है। इसी तरीके से चंद्रोदय से अगले चंद्रोदय तक एक चंद्र तिथि माना जाता है, और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय को एक सौर तिथि माना जाता है। लेकिन पंचांग में जब गणना होती है तो तिथि जो लिखा जाता है वो सौर तिथि के अनुसार होता है, जो सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। यही बिंदु नंबर वन, जो पॉइंट वन में है पंचांग की समय गणना को समझने के लिए। तो एक पंचांग आमतौर पर सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक दिन की गणना करता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उस के विपरीत जो आधी रात को बदलता है। अंग्रेजी कैलेंडर में जैसे मैंने बताया कि आधी रात को 12 बजे तिथि बदलता है, उसका भी एक आधार है। वो किस प्रकार है कि जो रात को 12 बजे तिथि बदलने का, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन वो ग्रीनविच मीन टाइम के ऊपर से जो देशांतर रेखा गई हुई है, उसको मान के किया गया है। और वहां पे दोपहर के जब 12 बजते हैं, ग्रीनविच मीन मीन टाइम जो इंग्लैंड में है, एक स्थान का नाम है ग्रीनविच, स्थान का नाम है, और उसके ऊपर से जो देशांतर रेखा गई है उसको आधार माना गया है। और वहां पे जो समय है वो दोपहर के 12 बजे, जब सूर्य शरीर ये हमारे मस्तक के ऊपर होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, उस समय को माना गया है। और वहां से उसके ठीक विपरीत गोलार्ध में, पृथ्वी का जो गोला है उसमें पूर्वी दिशा में विपरीत में जो जगह आता है वो जापान के आसपास का एक जगह आता है। जापान और अमेरिका के बीच का जगह आता है। तो उस स्थान पे तब रात्र के 12 बजते हैं। तो उस जगह पर ये देखा गया है कि वहां पे रात के 12 बजे ये तिथि परिवर्तन होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जापान में सबसे पहले नया तिथि जो है, नया डेट जो है वो जापान में आता है। जापान के साथ उसी देशांतर रेखा में जो जगह है, फिर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। मतलब हमारे देश से, हमारे भारत से पूर्वी भाग में जो देश है, उन स्थानों में हमारे से पहले तिथि परिवर्तन होता है, फिर हमारे यहाँ पे होता है। उसका कारण यह है कि सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है। तो सूर्योदय के समय को मान के ग्रीनविच मीन टाइम नहीं रख सकते। अगर हमारे भारतीय सिस्टम के अनुसार हो, अगर अंग्रेजों ने भारतीय सिस्टम के अनुसार कैलेंडर बनाया होता, तो ग्रीनविच मीन टाइम में जब सूर्योदय होता है, ग्रीनविच में जब सूर्योदय होता है, उस समय तिथि को तारीख बदलती। लेकिन उन्होंने दोपहर का समय लिया, दोपहर के 12 बजे का समय लिया। इसके पीछे जो कारण है वो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास किया मैंने। दूसरा बिंदु जो है वो देशांतर के लिए समायोजित करें जो स्थान है, तो देशांतर आधारित समय क्षेत्र ऑफसेट की गणना करें। वो किस तरीके से करना होता है वो भी हम इसी आज हम उसी के बारे में समझेंगे। अपने स्थान और पंचांग के संदर्भ में देशांतर, जैसे भारतीय मानक समय जो मैंने बताया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए उपयोग किया जाने वाला मध्याह्न, जो कि 82 अंश 30, ये एक्चुअली 30 डिग्री ईस्ट नहीं होता, ये 82 दशमलव, हाँ ये 82.82 अंश 30 मिनट पूर्व में, मतलब ये अगर हम ग्रीनविच जो है वहां को अगर जीरो माने, तो वहां से जब हम पूरब की तरफ देशांतर रेखा को खींचेंगे, ईस्ट का मतलब ग्रीनविच से पूरब की तरफ और ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ, अमेरिका वगैरह का अगर किसी स्थान का लिया जाएगा तो वहां पे ई के जगह डब्ल्यू लिखा जाएगा। और पूरब की तरफ जब होगा तो ई लिखा जाता है। तो ये है इसका अर्थ, तात्पर्य। तो अपने स्थान और पंचांग के संदर्भ देशांतर, जैसे भारतीय मानक समय के लिए उपयोग किया जाने वाला मध्याह्न जो 82 अंश 30 मिनट
ईस्ट, पूर्व मतलब ईस्ट मतलब ई मतलब ईस्ट पूर्व है, के बीच देशांतर के अंतर निर्धारित करें। घंटों में समय का अंतर प्राप्त करने के लिए देशांतर को 15 डिग्री प्रति घंटा, 24 घंटे हैं हमारे एक दिन में, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में जो है पृथ्वी अपने धुरी पर एक पूरा एक वो घूम लेती है। मतलब सूर्योदय से सूर्योदय के बीच का जो समय है वो 24 घंटे से कम हो सकता है। लेकिन अगर दोपहर के 12 बजे से, जैसे यहाँ पे मध्याह्न का समय बताया गया है, तो मध्याह्न से मध्याह्न का समय जो होता है वो 24 घंटा होता है। अगर 360 को, क्योंकि 360 डिग्री घूम रहा है, 360 को अगर 24 से हम विभाजित करें तो कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। तो 15 डिग्री जो है वो एक घंटे का, 1 घंटा समय जो है वो 15 डिग्री के बराबर होता है, 15 अंश के बराबर होता है देशांतर रेखा में। ठीक है। अगर आप ग्लोब देखा होगा आपने, या जो पूरे विश्व का मैप देखा होगा, तो उसमें जो देशांतर रेखाएं होती हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो है वो 30 अंश का अंतर होता है। और दो दो अक्षांश के बीच में भी 30 का अंतर होता है। 30 का मतलब है कि 360 डिग्री को 30 से विभाजित किया गया, मतलब 12। तो पूरे ग्लोब को पूरब पश्चिम में या उत्तर दक्षिण में 12 भागों में जब विभाजित करते हैं तो 30 का अंतर आता है। लेकिन क्योंकि 24 घंटे होते हैं तो उसका आधा हो गया, 15 डिग्री हो गया। ऑफसेट लागू करें, उसके लिए क्या करना है? उस विशिष्ट स्थान पर अपना स्थानीय औसत समय प्राप्त करने के लिए मानक समय से इस अंतर को जोड़ें या घटाएं। इसका तात्पर्य जो है वो कैसे है, अगले हम स्लाइड में देख सकेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये चित्र है भारत का, जो नक्शा बना हुआ है बाएं तरफ, उसमें एक 3 रेखाएं दिख रही हैं। एक रेखा पूरब से पश्चिम है जो थोड़ी तिरछी है, वो सबसे पश्चिमी बिंदु से सबसे पूर्वी बिंदु के बीच में है। सबसे पश्चिम पूर्वी बिंदु जो है वो 97 अंश 25 मिनट ईस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट। और यहाँ मतलब ये जो अंतर है वो इतना है। और उत्तर दक्षिण की अगर बात करें तो कन्याकुमारी से कश्मीर के ऊपर, मतलब गिलगित बाल्टिस्तान का जो भाग है उसके ऊपर सबसे उत्तरी बिंदु जो है भारत का, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है भारत का, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी नहीं है। जो स्थान सबसे दक्षिणी बिंदु है, हाँ सर, कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है, केरला में नहीं पड़ता है। तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु है, और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम यहाँ पे नहीं है, वो गिलगित बाल्टिस्तान में आता है। उन दोनों स्थानों के बीच का जो अंतर है वो दिखाया गया है, वो 2 रेखाएं हैं। और जो डॉटेड लाइन है लाल रंग से, वो हमारा भारतीय मानक समय जो है उसकी रेखा है। स्टैंडर्ड ये आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इस रेखा के ऊपर जो है इसको माना गया है कि इस रेखा के ऊपर जब सूर्य आता है तब दोपहर के 12 बजते हैं। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच के ऊपर से रेखा लिया है, और वहां पे दोपहर के 12 बजे बजने के समय उसके अनुपात में उसको उसके अनुपात में पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में गिना गया है। और हम देखते हैं अलग अलग जगह पे देखते हैं कि भारत का जब समय गिना जाता है तो 5.5 घंटे प्लस किया जाता है। 5.5 घंटे प्लस किया जाता है, जब पश्चिमी दिशा में जाते हैं तो 5.5 घंटे माइनस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं। मतलब 12 के ऊपर 5.5 घंटे और जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय पहले हुआ है, ग्रीनविच में बाद में होगा, क्योंकि वो हमारे पश्चिम में, सूर्योदय तो पूरब में होता है। तो जो जितना पूर्व में होगा वहां पे सूर्योदय उतना जल्दी होगा। तो भारत में जब 12 बज रहे हैं दोपहर में, तब ग्रीनविच में अगर हम बात करें तो वहां पे 12 बजे से 5.5 घंटे
कम होंगे, 12 से 5.5 घंटे कम होंगे, मतलब सुबह के 6:30 बजेंगे। तो ये है इसका तात्पर्य। यहाँ पे जो दूसरा चित्र दिया गया है, भारत का ही नक्शा है, उसमें हमने दिखाया है कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश, ये दोनों दिखाया गया है। जो कि भारत को अगर हम देखें तो भारत जो है 8 डिग्री नॉर्थ, 8 दशम अंश 00 नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से उत्तर में जो है वो नॉर्थ है, विषुवत रेखा से दक्षिण में जो है वो साउथ है। तो यहाँ पे विषुवत रेखा से 8 डिग्री, कन्याकुमारी जो है वो विषुवत रेखा से 8 अंश ऊपर है, उत्तर में है। और अगर हम कश्मीर की बात करें, जो स्थान है, उत्तरी स्थान जो है, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस चित्र में 36 डिग्री 36.36 अंश 00 नॉर्थ दिखाया जा रहा है, जो थोड़ा सा नीचे है। अगर उस बिंदु को देखें तो 37.6 मिनट नॉर्थ है। मतलब 8 से, भारत अगर उत्तर दक्षिण में देखा जाए तो 8 अंश से 37.6 मिनट के बीच में भारतवर्ष है, पूरा उत्तर दक्षिण के हिसाब। और अगर हम पूर्व पश्चिम के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे जो है ये स्थान जो है आसाम में, वो यहाँ पे दिखा रहा है 94, इसके बाद 98, इसके बीच में 96 आता है। ये 4-4 डिग्री पे देशांतर रेखा जो 4-4 डिग्री के अंतर पर इसमें लिखा हुआ है, और 2-2 डिग्री के अंतर पे रेखा खींची हुई है। तो 98 जो है वो भारत के बाहर चला जाता है, और 96 जो है भारत के अंदर आता है। और यहाँ पे अगर हम बाएं वाले चित्र में देखें तो 97 अंश 25 डिग्री मिनट जो है वो भारत का पूर्वी, सबसे पूर्वी भाग है। और सबसे पश्चिमी भाग जो है वो गुजरात में, वो अगर हम देखें तो जो सबसे पश्चिमी भाग जो है, यहाँ पे 70 डिग्री ईस्ट, 70 अंश ईस्ट पूर्व दिखा रहा है। उसके पहले जो है वो 68 है, 68 जो है बाहर के, भारत के बाहर है। मतलब ये 68 से थोड़ा सा ज्यादा और 69 से थोड़ा सा कम के बीच में है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो साफ दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये भारत का नक्शा जो है, अगर उसको एक इस तरीके देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बीच में एक जाली बना के उसके बीच में अगर भारत को रखा जाए तो इस तरीके से भारत उसके अंदर दिखता है। और इसके हिसाब से आप अपने स्थान को समझ सकते हैं कि आप जहां पे भी हैं भारतवर्ष में, जिस भी स्थान पे हैं, उस स्थान का अक्षांश और देशांतर कितने अंश का, कितने मिनट का है। यहाँ इस चित्र से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान में 26 अंश से 28 अंश के बीच में, अगर जहां पे राजस्थान लिखा हुआ है इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो 26 अंश से 28 अंश के बीच में, अगर इसके बीच में अगर हम मध्य में लें तो 27 अंश होता है। लेकिन राजस्थान अगर 27 अंश से अगर एक रेखा खींचेंगे तो राजस्थान जो शब्द लिखा हुआ है वो उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। तो 26 अंश और कुछ मिनट का वो अंतर होगा, अगर कोई स्थान वहां पर है तो। लेकिन अगर हम उसको देशांतर रेखा में देखेंगे तो 74 अंश का जो रेखा है वो बिल्कुल राजस्थान शब्द जो लिखा हुआ है उसके बीच में से जा रहा है। अगर हम ये बोले कि जो स्थान हम कल्पना कर रहे हैं वो राजस्थान जो शब्द लिखा हुआ है उसके ए और एस के बीच में है, तो उस स्थान का देशांतर और अक्षांश क्या होगा? देशांतर जो होगा वो 74 अंश 00 पूर्व होगा, और अक्षांश जो होगा वो 27 अंश और 00 के करीब हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। और वो स्थान वास्तव में कोई स्थान तो होगा, हम नहीं जानते कौन सा स्थान है। इस प्रकार से हम एक काल्पनिक तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने स्थान को इस तरीके से देख सकते हैं। कल जैसे मैंने बताया था कि जब आप पंचांग के जो ऐप आते हैं उसमें जब आप डाउनलोड करेंगे और अपने स्थान को लिखेंगे तो वो अपने आप ये अक्षांश और देशांतर जो है, कोऑर्डिनेट जो है, वो आपको उसमें दिखाएगा कि आपका स्थान कौन सा है। और उसके अंदर जो भी समय आएगा, पंचांग से संबंधित जो भी समय आएगा, चाहे वो सूर्योदय सूर्यास्त का हो
नक्षत्र का हो, राशि का वो सारे समय आपके उस स्थान के अनुसार होंगे। हो सकता है कि जो स्थान आप जहाँ पे रहते हैं वो कोई गांव है, उस जगह को आप लिखेंगे तो हो सकता है उसमें ना दिखे, लेकिन आप जब जिले को लिखेंगे तो वो स्थान जरूर दिखेगा, क्योंकि वो ऐप के अंदर वो जिले का नाम तो रहेगा। और वो जिला जो है वो उसके अंदर आप अगर यहाँ पे इस मैप में देख के समझने का प्रयास करेंगे तो जो अंतर होगा वो कुछ बिंदुओं का होगा। मतलब एक अंश का नहीं होगा, बल्कि कुछ मिनट का होगा, या मिनट से भी कुछ कम का होगा। मिनट भी हो सकता है दशमलव में हो। वो जब आप अपने स्थान का जब आप देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। भारतीय मानक समय की जो गणना है वो कहाँ से की जाती है? 82.5, जो ये जो रेखा जा रही है, डॉटेड लाइन जो बाएं चित्र में भारत के उसमें है, वो देशांतर रेखा जो है 82.5 पूर्वी ईस्ट, जो जैसा मैंने बताया देशांतर के आधार पर की जाती है भारत का समय। जो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद मतलब प्रयागराज है, अभी उसका नाम जो है नया नामकरण हुआ है, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर शहर के ठीक पश्चिम में स्थित है। ऐसा मान सकते हैं कि मिर्जापुर शहर के ऊपर से प्रयागराज मिर्जापुर, अगर वहां पे आप मैप को बड़ा करके देखेंगे तो प्रयागराज के दक्षिण में ही मिर्जापुर आता है। तो इस तरीके से है। तो देशांतर अक्षांश को समझना जरूरी है। आप किस बिंदु पे हैं पूरे पृथ्वी के, किस स्थान पर हैं, किस बिंदु पर हैं, उसके अनुसार जो है आपका समय। और उस वो समय कौन सा? जब दोपहर के 12 बज रहे हैं, सूर्य आपके बिल्कुल सर के ऊपर है 90 डिग्री पर, उसके अनुसार सारी गणना होती है। उसके अनुसार आपके क्षितिज में, पूर्वी क्षितिज में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, वो भारतीय समय से थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में हो सकता है। अगर ये जो आईएसटी का समय दिया हुआ है, भारतीय मानक समय का जो रेखा है, मतलब आप अगर प्रयागराज मिर्जापुर से पूर्व की तरफ हैं तो आपके सूर्योदय का समय थोड़ा पहले हो सकता है भारतीय समय से, जो पंचांग में जो समय दिया हुआ है उससे थोड़ा पहले होगा। कुछ मिनट पहले हो सकता है या कुछ सेकंड पहले हो सकता है। जितना जितना आप उस स्थान के करीब में होंगे उतना कम अंतर होगा, जितना आप दूर में होंगे, जैसे अगर हम बिल्कुल पूर्वोत्तर में चले जाएं, जो पूर्वोत्तर का जो बिंदु है वहां पे अगर चले जाएं तो करीब करीब 1 घंटे पहले वहां पे सूर्योदय होता है। मैं बिल्कुल पूर्वोत्तर के बिंदु पे तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं तिनसुकिया में कई बार गया हूँ। तिनसुकिया में जब समय मतलब सूर्योदय होता है, और यहाँ से अगर हम पूना से कंपेयर करें, क्योंकि मैं पूना में रहता हूँ, यहाँ से जाता था, तो 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा का समय अंतराल होता था। लेकिन घड़ी के हिसाब से तो दोनों जगह एक ही समय है। तो यहाँ पे अगर सूर्योदय जो है वो मान लीजिए हमारे हिसाब से 6 बजे हो रहा है, तो वहां पे 5 बजे से भी पहले हो जाता था। गर्मी के दिनों में जब मैं गया हूँ जून के महीने में, तो वहां पे 4 बजे के आसपास सूर्योदय हो जाता है, क्योंकि मानक समय जो है वो तो प्रयागराज मिर्जापुर के ऊपर से। तो इस प्रकार से है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषीय गणना पर विचार करें। पंचांग तिथि, नक्षत्र, योग और करण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिनकी गणना पृथ्वी की राशि के सापेक्ष सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर की जाती है। ये हमने पहले दिन और दूसरे दिन में हमने इसको थोड़ा सा देखा था, इसके ऊपर बात हुई थी कि पंचांग के जो अंग होते हैं उसके अनुसार। हम आगे इसमें बताएंगे, मेरे ख्याल से कल वो आएगा, वो विषय आएगा कि पृथ्वी को हम स्थिर मान के अगर हम पूरे सौर मंडल को देखते हैं और ब्रह्मांड को देखते हैं तो क्या स्थिति बनती है, कैसा होता है। क्योंकि ये सारा जो ये जो गणना है वो, क्योंकि हम पृथ्वी में है और पृथ्वी हमारे लिए स्थिर है, तो पृथ्वी को स्थिर मान के जब हम सारी चीजों को देखते हैं, हमने तो पढ़ा है कि सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में है और सारे ग्रह उसके परिक्रमा करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें पृथ्वी पर है तो पृथ्वी तो स्थिर है,
तो पृथ्वी से जब हम देखेंगे तो सूर्य भी हमारी परिक्रमा कर रहा है। तो उसको कैसे उसको अगर कल्पना करना है तो कैसे करना है, उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। अपने स्थानीय समय पर इन तत्वों तत्वों के लिए सटीक मान प्राप्त करने के लिए आपको पंचांग में दिए गए समय, जो अक्सर आईएसटी पर प्रदान किए जाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, को अपने स्थानीय औसत समय में बदलना होगा। सबसे आसान तरीका इसके लिए अभी ये है, ये तो पहले के समय में करना पड़ता था। अभी ऐप है। ऐप बहुत तरीके के ऐप हैं, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे आपको पंचांग का उपयोग करना है, तो पंचांग का ऐप आप डाउनलोड करिए। उसमें अपने स्थान का नाम लिखिए। आपको उस स्थान के समय के अनुसार सारे जो सूचना है, सारे जो तथ्य है, वो उसी के अनुसार मिलेंगे। आपको ये गणना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई पंचांग देख रहे हैं, जो पुस्तकीय पंचांग जो है, उसको अगर देख रहे हैं, तो उसमें ये समय की गणना करनी पड़ती है, क्योंकि वो भारतीय मानक समय के अनुसार होता है। तो उसको अगर करना है तो कैसे करना है, उसके लिए हम ये बातें कर रहे हैं। पंचांग तालिकाओं और उपकरणों का उपयोग करें। अब पंचांग के अंदर क्या कौन कौन सी तालिकाएं और उपकरण होते हैं, तो इसमें कई पंचांग तालिकाओं या डिजिटल उपकरणों के साथ आते हैं। जैसे मैंने बताया कि पंचांग जो है वो पुस्तकीय पंचांग जो होता है उसमें तालिका रहता है। कल हमने बताया था कि पंचांग में, क्योंकि भारतीय मानक समय के अनुसार होता है, लेकिन उसमें पीछे जो है, या शुरू में या पीछे एक ये दिया रहता है, एक तालिका दिया रहता है, जिसमें विभिन्न स्थानों के अनुसार समय जो है वो कितना होता है। मानक समय से मानक समय के अनुसार वहां पे समय कितना है, ये एक तालिका में दिया रहता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपको कितने मिनट का अंतर होगा, आपके लिए कम होगा या ज्यादा होगा, जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। जैसे पूर्वी दिशा में है तो जोड़ना पड़ेगा, पश्चिमी दिशा में है तो घटाना पड़ेगा, इस तरीके से। डिजिटल उपकरणों के साथ आते हैं, जो पहले से ही इन गणनाओं को ध्यान में रखते हैं, या विशिष्ट स्थानीय समय के लिए तिथियों, नक्षत्रों आदि के सटीक अंतिम क्षणों को खोजने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। जैसा मैंने बताया है कि अगर पुस्तकीय पंचांग है तो उसमें वो दिया रहता है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और अगर डिजिटल है जो ऐप में आता है, तो उसमें तो आप सीधे स्थान का नाम लिखेंगे अपने, तो उसके हिसाब से आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि हमने जो अपना को स्थान तो जानते ही हैं कम, कौन कहाँ पर है। तो पंचांग को भी हमने समझ लिया। लेकिन अब हमको ये समझना है कि हम जहाँ पर हैं, जहाँ पे हम कृषि कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी खेती है और हम फसल उगाना चाह रहे हैं, वो किस जलवायु क्षेत्र में आता है। हमने पहले दिन इसके बारे में बात किया था कि कृषि जलवायु क्षेत्र को भी समझना जरूरी है। तो भारत में कुल मिला के 15 जलवायु क्षेत्र होते हैं। और मजे की बात यह है कि पूरे विश्व में भी 15 जलवायु क्षेत्र ही होते हैं। 15 प्रकार के जलवायु क्षेत्र होते हैं, और वो सभी प्रकार के जलवायु क्षेत्र भारत के नक्शे के अंदर आते हैं। विश्व के विभिन्न भाग में, अलग अलग भागों में जलवायु क्षेत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन वो जो विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्र होते हैं, वो सभी प्रकार के जलवायु क्षेत्र भारत में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जलवायु क्षेत्रों का नाम भारत के स्थानों के क्षेत्रों के अनुसार दिया गया है। तो भारत को जलवायु, मिट्टी के प्रकार, फसल पैटर्न और सिंचाई जैसे कारकों के आधार पर 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है, वो हमको समझना जरूरी है। हम किस क्षेत्र में आते हैं, किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं, वहाँ की आबोहवा कैसी होती है, जलवायु कैसी होती है, मिट्टी कैसी होती है, और किस प्रकार के फसल वहाँ पे प्राकृतिक रूप से होते हैं, जिनको किया जा सकता है, फसल लिया जा सकता है, वगैरह। तो जम्मू और कश्मीर जो है पहला पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है, जिसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ का जलवायु समशीतोष्ण, सर्दियां ठंडी और गर्मियां हल्की होती हैं।
आवाज चली गई है आपकी सर। नहीं, आवाज चली गई एक्चुअली वो। हाँ, शेयर में जब हम करेंगे तब आ जाएगा ये। आ गया, फिर से आ गया ना? अभी दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा? हेलो। सुनाई पड़ रहा है। जी हाँ। जी, जी, पड़ आ रहा है। तो रहा है, हाँ, पड़ रहा ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। तो हम पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ का जलवायु समशीतोष्ण, सर्दियाँ ठंडी और गर्मी हल्की होती है। उथली रेतीली दोमट अम्लीय प्रकृति की, कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है। ये बहुत बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज सुनना समझना जरूरी है कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु का मतलब एग्रो क्लाइमेट। एग्रो क्लाइमेट का मतलब वातावरण जिसमें मिट्टी भी आती है। केवल मिट्टी के सतह के ऊपर का वातावरण नहीं। कृषि वातावरण की जब बात कर रहे हैं, कृषि जलवायु की जब बात कर रहे हैं, तो वहां पे कृषि तो मिट्टी के बिना हो ही नहीं सकता। तो मिट्टी भी उसमें माना जाता है। तो वहां की उथली रेतीली दोमट मिट्टी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। हम यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि क्यों अम्लीय प्रकृति की होती है, वो हम अलग से बात करेंगे, उसके वो विषय अलग है। कम उर्वरता वाली मिट्टी होती, क्यों कम उर्वरता वाली होती है, ये सब बातें अलग से होंगी, इस कार्यक्रम में नहीं होंगी। प्रमुख फसलें जो हैं वो सेब है, अखरोट है, नाशपाती है, बेर है। इसके अलावा गेहूं है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, इत्यादि है। और कई तरह की फल सब्जियां हैं। लिस्ट बहुत लंबा है, हमने कुछ नाम यहाँ पे लिए हैं उदाहरण के तौर पर। इसके बाद जो आता है वो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र आता है, जो पूर्वोत्तर का हिस्सा जो है वो। इसको अगर आप देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं धीमे धीमे। भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों को अगर देखेंगे और नाम के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो वो जो अक्षांश की रेखाएं हैं उसके हिसाब से उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड आ गया। उसके बाद अगर भारत के का अक्षांश के हिसाब से दक्षिणी हिस्सा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि हैं, इत्यादि प्रदेश हैं। उच्च वर्षा का क्षेत्र है। अम्लीय और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर लाल और लैटेराइट मिट्टी होती है। प्रमुख फसलें वहां पे चावल है, मक्का है, चाय है, जूट है, अदरक है, संतरा है, अनानास, और भी बहुत सारे हैं। मुख्य फसलें जो हैं, हमने कुछ फसलों का यहाँ पे उदाहरण के लिए नाम लिया है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है निचला गंगा मैदानी क्षेत्र, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, जहाँ का जलवायु उच्च वर्षा वाला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र होता है। उच्च उर्वरता वाली गहरी जलोढ़ मिट्टी होती है। मुख्य फसलें वहाँ के चावल है, जूट है, गन्ना है, आलू, दालें हैं, मुख्य फसलें हैं, गेहूं है, वगैरह वगैरह है। ये ऐसा कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और के साथ साथ बिहार का पूर्वी हिस्सा जो है वो है। बिहार का पश्चिमी हिस्सा हिस्सा नहीं है, बिहार का पूर्वी हिस्सा। और पूर्वी हिस्सा में अगर बिहार को उत्तर दक्षिण में ऊपर नीचे दो भाग में बांट दे, तो बिहार के पूर्वी से पश्चिमी लेकिन उत्तरी भाग, ऐसा मान सकते हैं। मध्य चौथा जो है मध्य गंगा का मैदानी भाग है, मैदानी क्षेत्र है, जिसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ का जलवायु उप आर्द्र मध्यम वर्षा वाला है। अच्छी जल धारण क्षमता वाली जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी होती है। मुख्य फसलें गेहूं, चावल, दालें हैं, गन्ना है, मक्का इत्यादि है। हमारे कई सदस्य जो है इस क्षेत्र से आते हैं, तो आपको अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके का ये मैदानी भाग है गंगा का। इसके बाद है ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र, मतलब गंगा से उत्तर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जलवायु अर्धशुष्क से उप आर्द्र के साथ मध्यम वर्षा और दोमट और अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी है। मुख्य फसलें गेहूं, गन्ना, चावल, जौ, तिलहन इत्यादि हैं। इसके बाद आता है ट्रांस गंगा का मैदानी क्षेत्र। अभी आप देखिए कि गंगा का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में गंगा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और वहां से पश्चिम बंगाल
तक जाती है। इतने क्षेत्र, इतने भाग में ही अगर देखें तो तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। मध्य भाग, ऊपरी गंगा, ट्रांस गंगा के मैदानी क्षेत्र, जिसमें मतलब गंगा के पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, राजस्थान का गंगानगर वाला इलाका, पूरा राजस्थान नहीं, राजस्थान का उत्तरी भाग, जहाँ का जलवायु अर्ध शुष्क तथा कम वर्षा के साथ साथ अत्यधिक गर्मी और सर्दी पड़ती है। सर्दी भी अत्यधिक होती है, गर्मी भी अत्यधिक होती है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। मुख्य फसलें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना इत्यादि हैं। अभी ये ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर में, तो हम यहाँ पे ही समाप्त करेंगे, अगले स्लाइड में जाते हैं। लेकिन सातवां पॉइंट जो है वो हम अगले इसमें ही लेंगे, क्योंकि ये पूरा नहीं कर पाएंगे हम। तो ये स्लाइड में यहाँ तक ही हम सीमित रहते हैं। 7 नंबर से हम अगले स्लाइड में हम जाएंगे, मतलब अगले सत्र में हम 7 नंबर से 15 नंबर तक, हमने यहाँ पे पूरा किया है। 7 से लेके 15, और उसके आगे फिर जो बाकी है पंचांग के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे। कल हमने बताया था स्रोत क्या क्या है, जो पंचांग के जो तथ्य कहाँ कहाँ से लिए जा सकते हैं, कैसे कैसे लिए जा सकते हैं। और पंचांग के अलावा कुछ तथ्य हैं जो हमको जानना समझना जरूरी है, जो पंचांग में तो नहीं होता है,